विद्या भारती मध्य क्षेत्र आईसीटी केंद्र भोपाल में आप सभी का स्वागत है। परिचर्चा की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय श्री विवेक जी शेंडे, जो कोलोनाइजर एंड बिजनेस होटल व्यवसायी हैं। इनका निवास स्थान दमोह है। ये संघ की पारिवारिक पृष्ठभूमि से आए हुए आपके पूज्य पिताजी श्री विनायक राव जी शेंडे जी भी विद्या भारती के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं। श्री विवेक जी शेंडे भाई साहब जी अलग अलग दायित्व पर रहते हुए वर्तमान में विद्या भारती मध्य क्षेत्र के सचिव हैं। साथ ही साथ ये विद्या भारती के पूर्व छात्र भी रहे हैं। भाई साहब का आईसीटी केंद्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। विद्या भारती में भाई साहब आपका आगमन कब और कैसे हुआ? वैसे तो विद्या भारती मेरे परिवार के पृष्ठभूमि में ही रही है। मेरे पिताजी चूंकि 70 से हुआ, पर एक कार्यकर्ता के रूप में 1996 में मैंने पहली बार विद्या भारती के संगठन में एक दायित्व के रूप में काम करना प्रारंभ किया। दमोह जहां मैं रहता हूं, वहां पर एक सरस्वती शिशु मंदिर डॉक्टर कानेटकर भवन है। उसके व्यवस्थापक के रूप में मैंने इस दायित्व का प्रथम निर्वहन प्रारंभ किया। विद्या भारती के मध्य क्षेत्र में आप सचिव हैं। यहाँ तक आप पहुँचने के लिए आपकी जर्नी कैसी रही? संगठन में जर्नी ये शब्द तो योग्य नहीं है, पर मैंने जैसे प्रारंभ में कहा कि कानेटकर भवन विद्यालय के मैं व्यवस्थापक के रूप में काम देख रहा था। लगभग 2 कार्यकाल मैंने उसको देखा। उसके बाद में दमोह में ही जो प्रमुख विद्यालय है सरस्वती शिशु मंदिर दमोह, उसका मैं फिर सह सचिव बना और लगभग 2006 के बाद मैं व्यवस्थापक बना। 2012 में मुझे हमारे जो अखिल भारतीय आज के दायित्व में है अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री आदरणीय श्री राम आरावकर जी, उनके बुलाने पर मैं जबलपुर के एक साधारण सभा में गया क्षेत्र की, और वहाँ पर सूचना हुई कि भाई आपको विद्या भारती के क्षेत्र की टोली में कुछ दायित्व दे करके काम करना है। और जैसे हमारे संगठनों में होता है कि हमारे बारे में सारा चिंतन, दायित्व के बारे में चिंतन हमारे वरिष्ठ अधिकारी करते हैं, और उस वहाँ से मैं क्षेत्र के सीधे टीम में आया और सहमंत्री के रूप में काम प्रारंभ किया। ये 2012 की बात है। तो बीच का जो एक दायित्व का जो होना चाहिए कि विद्या व्यवस्थापक अथवा जिले के स्तर पर कोई दायित्व अथवा प्रांत के स्तर पर कोई दायित्व हो, ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ। एक प्रकार से सीधा मैं व्यवस्थापक से सीधा क्षेत्र की टोली में कार्यकर्ता काम करने के लिए आया। विद्या भारती के बढ़ते चरणों में संशोधन और अनुसंधान किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है? किसी भी संस्था में जो किसी भी जिस उद्देश्य को लेकर के काम करती है, स्वाभाविक रूप से उसमें संशोधन और अनुसंधान चलते ही रहते हैं। समय काल परिस्थिति के अनुसार जो आवश्यक रहता है वैसा संशोधन उस संस्था को अपने कार्य की पद्धति में करना होते हैं। विद्या भारती ने भी लगभग उसी प्रकार के संशोधन किए। प्रारंभ में 1952 में जब विद्या भारती गोरखपुर से शुरू हुई, तो ये विद्या भारती का ये स्वरूप तो था नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय दर्शन के आधार पर शिक्षा हो और शिक्षा के केंद्र में भारत हो, ऐसा विचार लेकर के कुछ लोगों ने विद्या भारती के उस समय जो सरस्वती शिशु मंदिर की एक विद्यालय की प्रारंभ किया था। उसके पीछे का उद्देश्य तो यही था कि समाज में जो शिक्षा पद्धति चली आ रही स्वतंत्रता के बाद, उस शिक्षा पद्धति में जो परिवर्तन सामान्य रूप से अपेक्षित थे वो परिवर्तन उस समय हुए नहीं, और इसलिए उन परिवर्तनों को स्वीकार न करने के कारण चिंता का विषय था कि भाई आने वाली पीढ़ी यह भारत को कैसे समझ सकेगी। और इसलिए शिक्षा में जो परिवर्तन हम चाहते थे, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता इस शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रयोग करने की दृष्टि से गोरखपुर में पहला विद्यालय उन्होंने प्रारंभ किया। धीरे धीरे उसका विस्तार होता गया। संघ का पृष्ठभूमि होने के कारण, संघ के कार्यकर्ता सीधे उस कार्य से जुड़े होने के कारण, और संघ का कार्य देशव्यापी होने के कारण इस काम को सारे देश में पहुंचने में बहुत अधिक समय नहीं लगा। और जैसे हम जानते हैं कि 74 में जो आपातकाल आया और उसके बाद में 77 में वो आपातकाल दूर हुआ,
75 में आया, 77 में दूर हुआ। उसके बाद में अखिल भारतीय जो बैठक हुई उसमें ध्यान में आया कि हमारा जो कार्य का स्वरूप है वो लगभग राष्ट्रव्यापी है। देश के लगभग सभी प्रांतों में किसी न किसी स्वरूप में हम शिक्षा के क्षेत्र में इस विचार को लेकर के काम कर रहे हैं। और इसलिए वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विचार किया कि भाई इसको एक राष्ट्रीय स्वरूप देना चाहिए, और फिर इस प्रकार से विद्या भारती स्वरूप अस्तित्व में आई। उसका नाम विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान ये दिया गया। और उसके बाद में विद्या भारती का एक जो स्वरूप अखिल भारतीय प्राप्त हुआ, तो स्वाभाविक रूप से जैसे हमारे संगठनों में होता है कि कार्यकर्ता प्रयोग करता है और उस प्रयोग के सफल होने के बाद में उसको अंगीकार किया जाता है संगठन के द्वारा, और उसको फिर विधिवत उसको काम करने के लिए एक रचना खड़ी होती है। विद्या भारती की दृष्टि से भी यही हुआ कि हम अभी तक जो नगरों में कस्बाई क्षेत्रों में सरस्वती शिशु मंदिर चलते थे, तो कार्यकर्ताओं के आग्रह के कारण वो नगर से ग्रामों के स्तर पर प्रारंभ हुए, और इसलिए दूसरे चरण में नगरीय शिक्षा के बाद में ग्रामीण शिक्षा का प्रारंभ हुआ। सौभाग्य से उस काम को मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र का जो महाकौशल प्रांत है उसमें जो सागर जिला है, उस सागर जिले के में एक खैराना ग्राम है रैली तहसील में, वहाँ से पहला ग्रामीण विद्यालय प्रारंभ हुआ। और ग्राम के उसी गांव के कोई पढ़े लिखे विद्यार्थी के माध्यम से वहाँ पर उस काम को प्रारंभ किया गया। धीरे 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 वो कार्य भी इतने स्वरूप में बढ़ा कि आज देश भर में लगभग 4,500-5 हजार ग्रामीण विद्यालय। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जब कार्यकर्ताओं को अनुभव आया कि जो जनजाति क्षेत्र है वो जनजाति क्षेत्र भी में भी शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, संस्कारों का प्रसार होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो चिंतन है वो केवल शिक्षा को लेकर के नहीं है, तो शिक्षा के माध्यम से समाज को संस्कारित करना, यह हमने शिक्षा को माध्यम बनाया। और इसलिए ग्रामीण जनजाति क्षेत्र में भी इस प्रकार की गतिविधियां चलना चाहिए। और जनजाति समाज जो मूल हमारे जो मुख्य समाज है उससे वहाँ की पहुँच के कारण, वहाँ की दूरियों के कारण, वहाँ पर आवागमन असाध्य होने के कारण स्वाभाविक रूप से पहुँच से दूर रहता है। इसलिए शिक्षा के इस प्रभाव से वो दूर था, और इसलिए कार्यकर्ताओं ने प्रयास पूर्वक ऐसे जो जनजाति क्षेत्र है उनके जो उनके जो गांव हैं उन गांवों में वहीं के पढ़े लिखे एक विद्यार्थी को 10वीं पास है 12वीं पास है इस प्रकार के विद्यार्थियों को लेकर के उसको प्रशिक्षित करके और 2 घंटे का ऐसा एक संस्कार केंद्र चलाने का काम प्रारंभ किया, जो आज सरस्वती जनजाति संस्कार केंद्र के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे उसका विस्तार होता गया, और ये विस्तार आज संपूर्ण देश में विद्या भारती के लगभग जनजाति क्षेत्र की शिक्षा के रूप में वो फिर स्थापित हुआ, और इसलिए वो जनजाति क्षेत्र में भी एक शिक्षा का आयाम प्रारंभ हुआ। चौथे क्रम में जब ये सारा विस्तार ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा, जनजाति क्षेत्र की शिक्षा, स्वाभाविक रूप से फिर शहरों में ग्रामीण क्षेत्र, बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में जो इस प्रकार की वंचित समाज रहता है, जो सामान्य रूप से आर्थिक दृष्टि से कमजोर होता है, अभावग्रस्त होता है, जो सामान्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ भी रहता है, और उनके परिवारों में जो हमारा मुख्य धारा है, मुख्य हमारा जो हिंदू समाज है, उस हिंदू समाज से भी के जो संस्कार हैं, उनके जो कार्यक्रम हैं, विधि विधान है, अन्य अन्य प्रकार की गतिविधियां हैं, वहाँ पर आर्थिक पक्ष कमजोर होने के कारण और विदेशी ताकतों ने, राष्ट्रीय ताकतों ने उनके इस कमजोरी का लाभ लेकर के जो अन्य प्रकार की गतिविधियां चला के रखी हैं, उसके कारण जो धर्मांतरण कह लीजिए, और उस धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रीय गतिविधियों को वहाँ पर बढ़ावा हुआ। ये सब जब बात ध्यान में आई तो वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को ये लगा कि ऐसा जो क्षेत्र है जो आर्थिक रूप से थोड़ा सा विपन्न है, ऐसा वंचित समाज के बीच में काम होना चाहिए। इसलिए उनके बीच में जाकर के सेवा के कुछ काम प्रारंभ करना, वहाँ रहने वाले जो परिवार हैं, उन परिवारों के बीच में जो उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे विद्यार्थी हैं, वो अन्य अन्य क्षेत्रों में कहीं ना कहीं विद्या अध्ययन करते होंगे। सामान्य रूप से तो विद्या अध्ययन भी नहीं करते थे वो कहीं, परंतु ऐसे विद्यार्थियों के बीच में 1 घंटे 2 घंटे का एक संस्कारक्षम वातावरण उनके बीच में बने, उनमें कुछ संस्कार आए, वो कुछ
अपना जो हिंदू धर्म है और हिंदू समाज के जो उत्सव हैं उनको मिल कर के संपन्न करें और एक उनमें समभाव का भाव जागृत हो, इस दृष्टि से भी संस्कार केंद्र प्रारंभ किए। ऐसे संस्कार केंद्र समाज के सहयोग से चलते हैं। अनेक हमारे ऐसे जो समाज के जो बंधु हैं जो सहयोग करते हैं, ऐसे लोगों ने उन संस्कार केंद्रों के कार्यकर्ताओं के दृष्टि से, उनके प्रशिक्षण की दृष्टि से आने वाले जो सब प्रकार के जो आर्थिक पक्ष है उसको संभाला और एक सेवा के रूप में वो काम शुरू हुआ। आज हजारों की संख्या में इस प्रकार के संस्कार केंद्र विद्या भारती के प्रेरणा से, विद्या भारती के सहयोग से देश भर में चल रहे हैं। तो इस प्रकार से मूल रूप से विद्या भारती जिसने प्रारंभ 1952 में किया और शिक्षा को माध्यम बनाया, शिक्षा के माध्यम से समाज को संस्कारित करके एक व्यवस्था परिवर्तन करने का एक जो क्रम हाथ में लिया था, आज देशव्यापी होते हुए भी आज लगभग विश्व के लगभग 70 देशों में आज इस विद्या भारती के विद्यालयों से पढ़ करके निकले हुए विद्यार्थी आज पूरे विश्व में हैं, जो अपने अपने स्थानों पर विद्या भारती के विद्यालयों से जो उन्होंने संस्कार प्राप्त किए हैं, उन संस्कारों को भली भांति अपने जीवन में आचरण के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं, उनको समाजोन्मुखी होकर के काम कर रहे हैं। ये विद्या भारती के लिए बड़ी उपलब्धि है। इस दृष्टि से विद्या भारती अनेक पक्षों में धीरे धीरे विस्तार के रूप में काम किया। यानी कि हम कह सकते हैं कि विद्या भारती शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपना काम कर रही है और समाज के सभी वर्गों के लोगों को एकत्रित करके अपनी शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ा रही है। अब विद्या भारती नई शैक्षिक पहलों की शुरुआत के लिए विभिन्न संस्थानों के साथ सहयोग करती है। विद्या भारती ने अपने लक्ष्य में भी इस प्रकार के बालक के विकास की कल्पना की है कि जो मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक रूप से सशक्त हो और वो फिर देश के किसी भी कोने में रहता हो, गिरी गंधराओं में हो, झुग्गी झोपड़ी में हो, नगरों में हो, गांवों में हो, समाज जीवन में कहीं पर भी हो और समाज जीवन में उसको काम करते समय जिस प्रकार की भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, उस चुनौती को डट करके सामना कर सके। इस प्रकार का नागरिक हमको शिक्षा के माध्यम से बनाना है। वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था हमारी जो चली आ रही थी स्वतंत्रता के बाद, उसके माध्यम वो शिक्षा यह अपूर्ण थी। उसका जो आधार था वह भारतीय नहीं था, भारत केंद्रित नहीं था, उसका केंद्र यूरोप में था और इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले नई शिक्षा नीति के लिए समय समय पर सरकार ने जो भिन्न भिन्न प्रकार के कोठारी आयोग हैं या अन्य अन्य प्रकार की जो रिकमेंडेशंस इन आयोगों ने दी, उसमें उसका लागू करने में सरकार सफल नहीं हुई। परंतु आज जो नीति 1986 में जो राजीव गांधी जी ने उसमें संशोधन कुछ किए थे, पूर्ण नीति तो उनकी आई नहीं थी, परंतु उस नीति में उन्होंने जो आंशिक संशोधन करने के बाद में और आज जो 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई है, उसमें मूलभूत अंतर ये है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा नीति में या शिक्षा की पद्धति में जो केंद्र अभी तक यूरोप में था, वो नई शिक्षा नीति में वो सारा उसका केंद्र भारत है। शिक्षा के केंद्र में भारत है, अर्थात भारतीय समाज व्यवस्था, भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन, यह सारा शिक्षा में है। भारत को किस प्रकार के नागरिकों की आवश्यकता है, उसके आने वाली पीढ़ी किस प्रकार की हो, इस दृष्टि से उसके निर्माण के लिए किस प्रकार की शिक्षा पद्धति हो, ये सारा चिंतन करके और नई शिक्षा नीति को बनाया गया है। उसके आधार पर और शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार से विद्या भारती काम कर रही है। समाज में अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो इस आधार पर काम करती हैं। गायत्री परिवार की संस्था है, महर्षि परिवार की संस्था है, महर्षि विद्या मंदिर है, डीएवी है, दयानंद आर्य विद्या मंदिर हैं, महर्षि अरविंद की जो संस्थाएं हैं, या फिर चिन्मय मिशन की जो संस्थाएं हैं, रामकृष्ण मिशन की जो संस्थाएं हैं, उनके केंद्र में भारत है। और इसलिए इस प्रकार की जो शिक्षा पद्धति को लेकर के, इस प्रकार के दर्शन को, भारतीय दर्शन को लेकर के जो काम कर रही संस्थाएं, विद्या भारती उन सब के साथ में वैचारिक रूप से उसके साथ खड़ी है और उनका सहयोग लेकर के और शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार का एक रिवोल्यूशन, इस प्रकार एक परिवर्तन करने
की इच्छा रखती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हमें किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान की जीवन जीने के लिए आवश्यकता है तो इसके लिए विद्या भारती बहुत ही अच्छा काम कर रही है। विद्या भारती भारत की एक सबसे बड़ी गैर शैक्षणिक संस्था है। इस उपलब्धि को संस्था ने किस प्रकार से हासिल किया हुआ है? धीरे धीरे हासिल हुआ है। कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना ऐसा सोचा भी नहीं था कार्यकर्ताओं ने, या कोई एक बड़ा ब्रांड बनाना ऐसा भी कोई प्रारंभिक चिंतन में नहीं था। यह तो मूल रूप से कार्यकर्ताओं का परिश्रम और एक शुद्ध विचार लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के कारण, समाज की व्यापक स्वीकारोक्ति मिलने के कारण धीरे धीरे विद्या भारती का विस्तार होता गया। और भिन्न भिन्न जो आयाम मैंने प्रारंभ में जैसा वर्णन किया कि कैसे क्रमबद्ध रूप से हर एक आयाम में काम प्रारंभ होता गया, और उसके कारण एक बड़ा स्वरूप विद्या भारती का देश भर में खड़ा हुआ। और ये विश्वव्यापी इस प्रकार का अपने आप में अशासकीय शैक्षणिक संस्थान बन गया, यह इसको बनाने के लिए सारा ये प्रयत्न हुआ ऐसा नहीं, तो कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण और समाज की स्वीकारोक्ति के कारण ये हुआ। यानी कि अगर हमारा लक्ष्य सही है तो हम अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। सेम यही कार्य हम विद्या भारती ने किया हुआ है। उनका कोई भी मोटिव नहीं था कि हमें एक विश्व ब्रांड बनाना है, लेकिन इनका लक्ष्य सही था जिसके कारण आज वो एक विद्या भारती अपने आप में एक ब्रांड के रूप में जाना जाने लगा है। विद्या भारती के बढ़ते चरण में इसका आगामी लक्ष्य क्या है? समाज व्यवस्था परिवर्तन। प्रारंभ से शिक्षा को हमने एक माध्यम बनाया, जैसा मैंने प्रारंभ में उल्लेख किया था कि शिक्षा को माध्यम बना करके समाज को संस्कारित करना। और समाज को संस्कारित करने का अर्थ है कि समाज में रहने वाले जो लोग हैं वो इस देश के बारे में विचार करें, इस देश के उन्नति के बारे में विचार करें, इस राष्ट्र की उन्नति के बारे में विचार करें। उनके चिंतन में राष्ट्र प्रथम यह आए, और उसके लिए आवश्यक जो जो समाज में व्यवस्थाएं जो चल रही हैं, जो यदि कहीं कोई विकृति है उस व्यवस्था में, तो उस विकृति को ठीक करना, और उस विकृति को ठीक करके और समाज में उस प्रकार की सारी व्यवस्थाओं को स्थापित करना जो देश के उन्नति के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए सहयोगी बने। ऐसा विचार प्रारंभ से विद्या भारती का है, और इसलिए विद्या भारती समाज को शिक्षा के माध्यम से इस प्रकार के विद्यार्थियों को शिक्षित करके इस प्रकार के नागरिक दे रही है कि जो समाज व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए सक्षम होते हैं। गुणवत्ता और उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्या भारती कैसे पाठ्यक्रमों का विकास करती है? विद्या भारती के विद्यालयों में सामान्य रूप से औपचारिक शिक्षण तो जो हमारे शासन द्वारा, जो स्थानीय जो जहाँ जिस राज्य में जो विद्यालय संचालित है समितियों के द्वारा, वहाँ पर जो औपचारिक शिक्षा है वो स्वीकार की जाती है। उसके अतिरिक्त उसमें जो कुछ को करिकुलर एक्टिविटी के नाम के लिए या उन पाठ्यक्रमों को प्रभावी रूप से पढ़ाने की दृष्टि से हम सतत रूप से वहाँ जो हमारे आचार्य हैं, हमारी जो अध्यापन के कार्य में जो पूरा वर्ग लगा हुआ है, आचार्य वर्ग लगा हुआ है, उसके प्रशिक्षण की एक अच्छी व्यवस्था करते हैं। सभी जगह लगभग सभी का नियमित रूप से प्रशिक्षण, आचार्यों का प्रशिक्षण, प्राचार्यों का प्रशिक्षण, प्रधानाचार्यों का प्रशिक्षण, इन सब काम करने वाले जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो हमने अपनी संगठन की एक रचना खड़ी की हुई है, अलग अलग स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं, उन सभी के प्रशिक्षणों की व्यवस्था है, उनके पाठ्यक्रम डिज़ाइन किए गए हैं। और उन पाठ्यक्रमों में को जो हमारे मूल शासकीय पाठ्यक्रम हैं, जो औपचारिक शिक्षा में विद्यार्थियों को दिए गए हैं, उनमें वो सहायक होते हैं। तो जो शासन पाठ्यक्रम पढ़ाता है उसमें हम कोई एड ऑन नहीं करते, परंतु हम प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं बहुत उत्कृष्ट पद्धति से करते हैं। आचार्य बहुत अच्छे तरीके से अपना विषय प्रतिपादन कर सकें, विद्यार्थियों के साथ में उनका इंटरेक्शन बहुत अच्छे से हो, आधुनिक जो शिक्षा के संसाधन हैं उन संसाधनों का उपयोग करके आचार्य अपने विषय का प्रतिपादन कर सके, यह सब प्रशिक्षणों के माध्यम से और हम आचार्यों को प्रदान करते हैं। तो ये प्रशिक्षण की हमारी अच्छी व्यवस्था है। यानी कि विद्या भारती में अगर किसी को शिक्षक बनना है तो शिक्षक बनने के बाद भी उन्हें विभिन्न प्रशिक्षणों में शामिल होना होता है, जिसके माध्यम से वो अपने क्लास को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रयोग में विद्या भारती की क्या भूमिका है? विद्या भारती सहज रूप से उस टेक्नोलॉजी को स्वीकार कर रही है। आज हम जिस माध्यम में बैठ करके और सारी चर्चा कर रहे हैं शिक्षा के लिए,
यह भी विद्या भारती का ही एक केंद्र है आईसीटी का। और ये इस बात का प्रमाण है कि विद्या भारती इन सब चीज़ों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रही है। समय के साथ में जो टेक्नोलॉजी में जो परिवर्तन आ रहे हैं, शिक्षा में टेक्नोलॉजी का जो उपयोग हो रहा है, आज जिसको प्रचलित भाषा में आईसीटी कहते हैं, इसका भरपूर प्रयोग विद्या भारतियों के विद्यालयों में, विद्या भारती के जो शिक्षक हैं, आचार्य हैं, उनके प्रशिक्षणों में इसका भरपूर उपयोग होता है। इस प्रकार के योग्य शिक्षक हमने अपने सारे तंत्र में लिए हुए हैं, जो इनको सबको प्रशिक्षित करते हैं। और इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और विद्या भारती अपने विद्यार्थियों को जो आज विश्व में जो गतिविधियां चल रही हैं और जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों के साथ में उनको शिक्षित करने का प्रयत्न करती है। विद्या भारती मध्य क्षेत्र में अभी तक कितने आईसीटी केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं? विद्या भारती मध्य क्षेत्र में साधारणतः 4 प्रांत हैं। इन 4 प्रांतों में से हमने जो योजना बनाई थी कि हर प्रांत में एक आईसीटी केंद्र होना चाहिए, तो अभी तक 3 प्रांतों में इसकी व्यवस्थित व्यवस्था हो गई है। आईसीटी के केंद्र हैं, उनके जो उसमें लगने वाली जो टेक्नोलॉजी से सज्जित इस प्रकार के स्टूडियोज़ हैं, उनको संचालित करने वाले योग्य व्यक्ति हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं। ये सारी व्यवस्थाएं हमारे 3 प्रांतों में हैं। मध्य भारत में तो चूँकि एक जहाँ हम बैठे ये मध्य क्षेत्र का केंद्र है और ये मध्य भारत के अंतर्गत आता है, इसलिए मध्य भारत का केंद्र यहाँ विकसित हुआ है। मालवा में, उज्जैन में इस प्रकार का एक आधुनिकतम हमने केंद्र विकसित किया है। महाकौशल प्रांत का जो जबलपुर केंद्र है, वहाँ पर हमने उसको आधुनिकतम केंद्र विकसित किया है। छत्तीसगढ़ प्रांत का केंद्र रायपुर में विकसित हो रहा है, परंतु मैं समझता हूँ कि अगले वर्ष तक वो भी प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि विद्या भारती संस्कारों के साथ साथ हमारी आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग करके आगे बढ़ रही है और ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। कैसे विद्या भारती छात्रों के लिए आर्थिक सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करती है? विद्या भारती सीधे तो नहीं प्रदान करती, क्योंकि विद्या भारती समाज जो सारा विद्यालय संचालित करती है, तो विद्या भारती की जो हमारी संगठन की रचना है, उस रचना में 3 स्तर हैं। एक तो हमारा जो अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान है, जिसका केंद्र दिल्ली है, और उसके नीचे पूरे देश को हमने 11 क्षेत्रों में विभाजित किया हुआ है। उसमें से एक विद्या भारती का यह मध्य क्षेत्र है, तो एक क्षेत्र की व्यवस्था है। और तीसरा प्रांत की व्यवस्था है। तो ऐसे हमारे जो प्रांत हैं, इन प्रत्येक क्षेत्र में लगभग 3 से 4 प्रांत हैं। इन प्रांतों में अपनी स्वतंत्र समिति है, जिसके अंतर्गत ये विद्यालय सारे चलते हैं। विद्यालय स्वयं अपनी रचना से अपनी समिति के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। ये बाकी की जो 3 इकाइयाँ हैं, प्रांत की इकाई, क्षेत्र की इकाई और अखिल भारतीय इकाई, यह तीनों इकाइयाँ एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करके शैक्षिक क्षेत्रों में जो परिवर्तन हो रहे हैं या शैक्षिक गुणवत्ता की दृष्टि से आवश्यक इस प्रकार के सभी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, उसका यह जो वैचारिक प्रतिपादन और उस दृष्टि से मार्गदर्शन, यह सारा काम इन तीनों इकाइयों के द्वारा होता है। सीधा संचालन इनके माध्यम से नहीं होता। और इसलिए विद्या भारती की ये जो 3 संस्थाएं हैं, ये छात्रवृत्ति के रूप में कुछ नहीं देती, परंतु स्वयं विद्यालय जो चलता है उसको किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता भी प्राप्त नहीं होती। हम सरकार से कोई पैसा विद्यालय संचालन के लिए नहीं लेते। प्रारंभ से 1952 से जब से विद्यालय प्रारंभ हुआ है, ये विद्यालय समाज आधारित, समाज पोषित है। समाज के लोगों ने ही इन सारे तंत्र को खड़ा किया है। समाज के लोग ही उसको संचालित करते हैं, समाज के सहयोग से ये चलाए जाते हैं। और इसलिए समाज के सहयोग से ऐसे जो विद्यार्थी हैं जिनको आवश्यक है कि उनको कुछ सहयोग उपलब्ध कराना है, विद्यार्थी अच्छा है, प्रतिभावान है, परंतु आर्थिक रूप से कमजोर है, तो समाज के लोग ऐसे भामाशाह हैं जो उनको सहयोग करते हैं। परंतु इन विद्यालयों में जो स्थानीय शासन की जो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, आर्थिक रूप से छात्रवृत्तियां हैं, वो सारी सब छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराई जाती हैं। ऐसे एक व्यवस्था है। विद्या भारती मध्य क्षेत्र में अभी तक कितने विद्यालय संचालित हैं? विद्या भारती मध्य क्षेत्र में लगभग 4,500 विद्यार्थी औपचारिक विद्यालय हैं, जो चारों प्रांतों में हैं। ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है हमारे देश के लिए कि विद्या भारती मध्य क्षेत्र में ही ओनली 4,500 करीब विद्यालय हैं। अब विद्या भारती मध्य क्षेत्र में प्रकल्प कितने हैं? विद्या भारती मध्य क्षेत्र में ठीक मैं संख्या भी बताने की स्थिति में तो नहीं हूँ,
परंतु मेरे दृष्टि से चारों प्रांतों में यदि मिलाया जाए तो लगभग 50 के करीब प्रकल्प हैं। उन प्रकल्पों में अलग अलग प्रकार की गतिविधियां चलते हैं। कुछ छोटे स्तर के प्रकल्प हैं, कुछ बड़े स्तर के प्रकल्प हैं, परंतु लगभग 50 के करीब ऐसा मैं समझता हूँ कि प्रकल्प संचालित हो रहे हैं। विद्या भारती मध्य क्षेत्र के लिए कोई आगामी योजनाएं क्या हैं? विद्या भारती क्षेत्र यह मूल रूप से चारों प्रांतों में कोऑर्डिनेशन का काम करती है, समन्वय का काम करती है, और इसलिए यह एक प्रकार से एडवाइजरी है। चारों प्रांतों के जो प्रांत की समितियां हैं वो एक जगह बैठ करके हम वर्ष भर की योजनाएं बनाते हैं, और उसका मूल चिंतन का जो केंद्र है वह शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और उस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक जो कुछ भी संसाधन विकसित करना है वो सब करने का हमारा प्रयास है। इसलिए आचार्यों का प्रशिक्षण यह हमारे केंद्र में रहता है। अच्छे प्रधानाचार्य प्राचार्य हम विकसित कर सकें, इसलिए उनके प्रशिक्षण आज के संदर्भ में उनको योग्य टेक्नोलॉजी आए, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वो अच्छा शिक्षण और प्रभावी काम कर सकें। और जिस प्रकार के 3 प्रकार की हमारी व्यवस्थाएं हैं कि प्रबंधात्मक, शैक्षिक, प्रबंधात्मक और तो इन सब व्यवस्थाओं को हम ठीक से कर सकें, इसके लिए मानक परिषद की हमने विद्या भारती ने एक स्थापना की है। मानक परिषद माने जो विद्यालयों के एक्रीडेशन का काम करती है, मूल्यांकन का काम करती है, मापन का काम करती है। ऐसा एक अखिल भारतीय हमारी जो मानक परिषद संस्था है उसके माध्यम से विद्यालयों की सभी दृष्टि से गुणवत्तापूर्ण विद्यालय खड़े हों हमारे, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, शिक्षण के आधार पर उनके जो भैया बहन हैं उनका जो शिक्षण का परिणाम है वो बहुत प्रभावी हो। ऐसे उसके 4 प्रकार के आयाम हैं, 4 एरियाज़ हैं। उन एरियाज़ को ध्यान में रख करके वो अपना प्रगति रिपोर्ट देते हैं विद्यालयों को। उस प्रगति रिपोर्ट के आधार पर वहाँ की जो स्थानीय समिति है वो आगे की कार्य योजना बनाते हैं, और उन कार्य योजनाओं को प्राप्त करने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, और उसके आधार पर धीरे धीरे हमारे विद्यालय एक अच्छे गुणवत्तापूर्ण विद्यालय बनते जा रहे हैं। आप इस YouTube चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार का काम कर रही है, आज हम सभी देखते हैं कि यह जो क्षेत्र है यह बहुत व्यापक क्षेत्र है। शिक्षा यह एक प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यह अनिवार्य भाग है। इसलिए सबसे पहले तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो, और शिक्षित होने के साथ साथ केवल शिक्षित होना ही पर्याप्त नहीं है, तो शिक्षित होने के बाद उस अनुसार आचरण करना। इसलिए हमारे देश के प्रति उसके मन में क्या भाव हैं, वो राष्ट्रहित में विचार करता है कि नहीं, वो अपने नागरिक कर्तव्यों को जानता है कि नहीं, उस नागरिक कर्तव्यों को जान करके उनके अनुसार अपना आचरण करता है कि नहीं। ऐसे शिक्षित नागरिक निर्माण करना, और इस प्रकार की शिक्षित नागरिक निर्माण करने के लिए विद्या भारती के विद्यालय यह अपर्याप्त है। इसलिए समाज में अन्य जो विद्यालय चल रहे हैं वो भी अपने विद्यार्थियों में शिक्षा के माध्यम से इस प्रकार के गुणों को विकसित करें, यह विद्या भारती चाहती है। और एक श्रेष्ठ नागरिक जो इस राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, इस देश को जिसके जीवन में राष्ट्र प्रथम हो, इस प्रकार के नागरिक का निर्माण करे, ये विद्या भारती का संदेश है। भाई साहब, आपके साथ बात करके हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, और आपके अनुभवों को हमने जाना, और इसके लिए आईसीटी केंद्र और विद्या भारती मध्य क्षेत्र में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती है। बहुत धन्यवाद।